तो आ गए हैं सारे सवालों के जवाब ढूँढने। और ये जो सवाल है ना, तो सारे के सारे सवाल हैं प्रश्नावली से, जो कि कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 से है, ठीक है, जिसका नाम है समानता। देखते हैं क्या है प्रश्न। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। अब किस मत का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो मत है। पहला है कि असमानता जो है वो प्राकृतिक है, और दूसरे लोग का कहना है कि वास्तव में जो असमानता या समानता प्राकृतिक है। क्या कौन है? समानता प्राकृतिक है। जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है, यानी कि समानता जो है वही एकमात्र रह गया है। दूसरा क्या है कि असमानता है ही नहीं, उसको पैदा किया गया है। अगर है कुछ तो क्या है? केवल समानता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि असमानता जो है वो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है, यानी कि असमानता ही प्राकृतिक है, समानता नहीं। समानता बनाना पड़ता है। तो देखो इसका क्या क्या मुख्य दृष्टिकोण है। पहला क्या है कि प्राकृतिक असमानता, ठीक है, इन इक्वेलिटी। तो इसका क्या है, तो अगर ये बोल दिया जाए कि जो असमानता है वो प्राकृतिक है, तो इसके समर्थन में क्या तर्क हो सकता है? तो अगर असमानता प्राकृतिक है और समानता को हम सब कोशिश करके ला रहे हैं, तो इसका यह होगा कि यह मत मानता है कि लोग जन्म से ही अलग अलग क्षमताओं, शारीरिक शक्ति और प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए, कोई जन्म से ही बहुत बुद्धिमान हो सकता है, या कोई शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली। इन विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो गए कि कोई शक्तिशाली पैदा होता है, कोई बुद्धिमान पैदा होता है, ठीक है। तो ये प्रकृति क्या करी है? सबके साथ असमानता का व्यवहार करी है, ठीक है। तो ये हो गया उसके तर्क, ठीक है। दूसरा, अगर ये मान लिया जाए कि सामाजिक असमानता, ठीक है, एक प्राकृतिक असमानता हो गया, तो प्रकृति ने असमानता किया है किसी के साथ, किस आधार पर? कि उसको बुद्धि कम है, ठीक है, कि शक्तिशाली नहीं है। फिर दूसरा है कि यह मत मानता है कि समाज में हम जो ऊंच नीच देखते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव, वे प्रकृति की देन नहीं बल्कि समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। फिर आगे है समर्थन और कारण किस चीज़ का, कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो समानता है वह प्राकृतिक है, ठीक है, और असमानता हम बना रहे हैं, हमने पैदा किया है, ठीक है, तो क्या कारण हो सकते हैं उसके समर्थन में, ठीक है। तो पहला है कि अवसरों का अभाव। प्रकृति ने सभी को जीवित रहने, ठीक है, जीवित रहने, विकास करने की क्षमता दी है, लेकिन समाज कुछ वर्गों को शिक्षा और संसाधनों से वंचित रखकर उन्हें पिछड़ा बना देता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि प्रकृति ने तो सबको समान अवसर दिए, लेकिन क्या कर रहा है? समाज ऐसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों से वंचित रख रहा है, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरा है कि मानव निर्मित भेदभाव। मनुष्य ही भेदभाव को निर्मित करता है, जैसे जाति प्रथा, ऊंच नीच, छोटी जाति, बड़ी जाति। दूसरा, रंग भेद या लिंग के आधार पर भेदभाव। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक योग्यता के कारण नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों के कारण पैदा होती है। समाज में कुरीति पैदा कर देगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ से असमानता। इसके बाद क्या है कि संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है, संसाधनों का असमान वितरण, यानी बराबर वितरण नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा। तो धन और संपत्ति का कुछ हाथों में केंद्रित होना एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक नहीं, ठीक है। प्रकृति नहीं बोलती है कि जो धन और संपत्ति है तो वो कुछ लोगों के पास ही रहेगा, ठीक है ना। प्रकृति का ऐसा कुछ नहीं कहना है, बल्कि ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है, हमारे यानी कि मानव के द्वारा। फिर देखो आगे क्या है कि प्रतिभा का दमन। कुछ लोगों की प्रतिभाओं का दमन होता होगा। यदि एक गरीब बच्चे को वही सुविधाएं और शिक्षा मिले जो एक अमीर बच्चे को मिलती है, ठीक है, तो वह भी उतनी ही उन्नति कर सकता है। अतः उनकी वर्तमान स्थिति उनकी प्राकृतिक क्षमता के कारण नहीं बल्कि सामाजिक बाधाओं के कारण है, ठीक है। क्या बोले कि उनकी वर्तमान स्थिति जो है वो उनकी प्राकृतिक क्षमता के कारण नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रतिभा अगर दबाई जा रही है तो प्रकृति नहीं दबा रहा है, बल्कि कोई समाज का कोई एक तबका उसके सामने बाधा क्रिएट कर दे रहा है, बना दे रहा है, जिससे क्या हो गया? उसकी प्रतिभा का दमन हो गया, ठीक है। फिर निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम? तो निष्कर्ष होगा कि हालांकि लोगों में कुछ प्राकृतिक विभिन्नताएं, जैसे कि कद या रंग हो सकता है, ठीक है ना, कि कोई कद छोटा बड़ा हो, रंग गोरा काला सावला हो सकता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पूरी तरह से मानव निर्मित हैं, ठीक है। ये समाज में जो बना है जाति के आधार पर, लिंग धर्म के आधार पर, ये समाज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एक नैपुण समाज वही है जहाँ इन सामाजिक बाधाओं को दूर कर सभी को अपनी प्रतिभा विकसित करने के समान अवसर प्रदान किए जाएँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही कमाल का प्रश्न है। इसके बाद है आगे, नोट्स भी बिल्कुल इसी तरह लिख लेना है, ठीक ना, बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल ऐसे हेडिंग बना के लिख लेना है जब नोट्स बनाएंगे तो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक मत है कि आर्थिक समानता न तो संभव है और ना ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के
बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो अपना तर्क देना है। ठीक है, अगर सहमत है तो हम इस तर्क से पूरी तरह सहमत हैं। फिर कारण बताओ भाई क्यों सहमत हो, है ना? कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो व्यवहारिक रूप से संभव है, पूरी पूरी तो नहीं है, हाँ, और ना ही सामाजिक दृष्टि से वांछनीय। ठीक है, तो कारण क्या है, सहमत है तो कारण में देखेंगे तो पहला कारण क्या हो जाएगा, योग्यता और कौशल में भिन्नता, है ना? योग्यता जो है और कौशल, स्किल है जो हो जाएगा उसका, योग्यता और उसका कौशल में भिन्नता। हर व्यक्ति की प्रतिभा, कार्यक्षमता और कौशल अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति अधिक कठिन परिश्रम करता है, जिसके पास विशेष कौशल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ठीक है उसे उनकी मेहनत का उचित फल मिलना चाहिए। यदि सबको बिल्कुल बराबर वेतन दिया जाता है या दिया जाए तो लोगों में नया सीखने और मेहनत करने का उत्साह कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया योग्यता और कौशल में विभिन्नता का। प्रोत्साहन की कमी, प्रोत्साहन कैसे कैसे कमी है, तो यदि समाज में सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे! आर्थिक असमानता एक सीमित स्तर तक लोगों को बेहतर काम करने और प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो अगर सब के सब क्या होंगे, एक समान होंगे तो कोई कंपटीशन ना रहेगा। ठीक है, कंपटीशन खत्म हो गया है अगर, तो आर्थिक असमानता यानी कि एक सीमित स्तर तक सब क्या हो जाएंगे, आर्थिक असमानता खत्म हो जाएगी, यानी सब बराबर हो जाएंगे। फिर लोगों को बेहतर काम करने और प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये कम और ज़्यादा अगर रहेंगे तो क्या होगा, जो कम है वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाने या ज़्यादा सम्मान कमाने, ज़्यादा इस स्किल सीखने में क्या रहेगा, लगा रहेगा। लेकिन अगर सब बराबर रहेंगे हर सभी क्षेत्रों में तो फिर कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। ठीक है ना, सब संतुष्ट रह जाएंगे। फिर तीसरा क्या है कि लोकतंत्र में अवसर की समानता महत्वपूर्ण है, ना कि परिणाम की समानता। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलें, लेकिन अंतिम आर्थिक स्थिति व्यक्ति की अपनी पसंद और मेहनत पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। और अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, उसका सवाल आ गया और है अभी कि अमीर गरीब की खाई को कम करने का प्रयास क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, मतलब अमीर अमीर ही रह जाए, गरीब 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 ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों भाई, तो पूर्ण समानता संभव नहीं है, लेकिन एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यधिक आर्थिक असमानता को कम करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या कारण है भाई, क्यों ज़रूरी है, तो देखते हैं। पहला हो जाएगा कारण कि सामाजिक स्थिरता। यदि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो समाज में असंतोष, अपराध और हिंसा बढ़ने का खतरा रहता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों ना हो, क्या ना हो, असंतोष, अपराध और हिंसा बढ़ने का खतरा जो है, तो हिंसा ना बढ़े इसके लिए क्या है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि बुनियादी आवश्यकताएं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कम से कम इतना सुनिश्चित करे कि गरीब व्यक्ति को भी भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं मिले ना, फ्री में, जैसी सुविधाएं मिले फ्री में। भाई टैक्स लेता है तो फ्री में तो देगा ही। न्यायपूर्ण वितरण में है, सरकारें प्रगतिशील यानी कि प्रगतिशील कर अमीरों से ज़्यादा टैक्स और कल्याणकारी योजनाओं यानी कि गरीबी के लिए राशन, मुफ्त शिक्षा के माध्यम से धन का पुनर्वितरण कर सकती है ताकि खाई कम हो सके। ठीक है, निष्कर्ष इसका क्या है, एक आदर्श समाज वह है जहाँ कोई भी इतना गरीब ना हो कि अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना कर सके, और कोई इतना अमीर ना हो कि वह अपनी शक्ति से दूसरों के अधिकारों का हनन करे। ठीक है, हमें न्यूनतम गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि थोपी हुई पूर्ण समानता पर। ठीक है, फिर प्रश्न 3 क्या है, तो प्रश्न 3 है कि इनको सही मिलाना था जो कि प्रश्न किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ डायरेक्ट उत्तर है कि जो सकारात्मक कार्यवाही है, एक अवधारणा है, वो क्या है, उचित उदाहरण उसका होगा कि सकारात्मक कार्रवाई का, कि बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। ठीक है, अवसर की समानता का क्या है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और समान अधिकार का मतलब है प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? ठीक है, तो देखते हैं कि क्या संभव है। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, लेकिन कैसे, यह सलाह समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। हाँ ठीक है, तो कैसे, और इसके साथ पूरी तरह संभव है। अब देखो कैसे, तो तर्क और व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी कि समानों के बीच समानता, ठीक ना, समानों के बीच समानता में हो जाएगा कि समानता का अर्थ केवल यह नहीं कि उसके साथ एक जैसा व्यवहार हो, ठीक ना, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि लोग असमान परिस्थितियों में हैं, उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए विशेष सहायता दी जाए,
पहला। दूसरा उसी में है कि छोटे और सीमांत किसानों के पास संसाधन यानी कि ज़मीन, पूंजी और तकनीक, मुख्य संसाधन तो यही है, तो ये कम होते हैं, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर बड़े किसानों की तुलना में बहुत कम होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है इसी में, ये इसी का है, ठीक है। दूसरा क्या है, सकारात्मक भेदभाव, यानी कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र में सकारात्मक भेदभाव का सिद्धांत मान्य है। इसके तहत समाज के कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। फिर चूंकि छोटे किसान बाजार की अनिश्चितताओं और बड़े व्यापारियों के शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप केवल उन तक सीमित रखना न्यायसंगत है। तीसरा, अवसर की समानता, ठीक है। तो बड़े किसानों के पास पहले से ही बेहतर संसाधन और बाजार तक पहुंच होती है, किसका, बड़े किसानों का, ठीक है। छोटे किसानों को केवल सरकारी मदद के जरिए ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाया जा सकता है, अतः यह कदम समाज में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगा। इसका निष्कर्ष है, यह सलाह समानता के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। सलाह जो है समानता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह न्यायपूर्ण समानता को बढ़ावा देती है। सरकार का यह चयनात्मक हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि मदद की सबसे अधिक आवश्यकता जिन्हें है उन तक लाभ पहुँचे, ठीक है। और एक अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से किस में समानता के किस सिद्धांत का उत्पन्न होता है और क्यों, ठीक है। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो ये कथन दिए हुए हैं उनमें समानता का सिद्धांत किस में दिखाई देता है, ठीक ना। तो सीधा सा विश्लेषण है, पहला कि कक्षा का हर बच्चा पाठ पढ़ेगा, यह समानता का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। ठीक, यह समान अवसर का उदाहरण है जहाँ सभी को बारी बारी से मौका मिल रहा है। दूसरा है, श्वेत किसानों को प्रोत्साहन यानी कि उल्लंघन, ठीक है, प्रोत्साहन उल्लंघन है, यह समानता के विरुद्ध है। केवल श्वेत नागरिकों को नहीं, ठीक है, सभी नागरिकों, क्योंकि यह न केवल गोरे यूरोपीय लोगों को वरीयता देता है बल्कि अन्य जातियों के साथ भेदभाव यानी कि नस्लवाद को बढ़ावा देता है। फिर ग नंबर क्या है, तो अभी का में क्या देखे हैं कि का में क्या है कि उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खा में उल्लंघन हुआ है, ठीक है। फिर गा में क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग रेलवे खिड़की, यह समानता का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, उल्लंघन नहीं है, यह सकारात्मक कार्रवाई है। उल्लंघन नहीं तो क्या है, सकारात्मक कार्रवाई है। विशेष सुविधा है, शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करती है, ठीक। फिर अगला क्या है, आदिवासियों के लिए वन परिक्षेत्र आरक्षित, यह समानता का उल्लंघन नहीं है, यह विशेषकर भारत में आदिवासी समुदायों की संस्कृति, आजीविका और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लिया गया एक न्यायसंगत कदम है, ठीक। फिर है कि यहाँ महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार से संगत हैं, ठीक ना। तो संगत है जो, तो फिर उसका कारण देना है, ठीक है। तो ये क्या है, हो गए हैं तो आपके विचार हो गए हैं, ठीक है। तो फिर ये समानता के विचार से संगत तर्क क्या हो जाएगा, तो संगत तर्क है ख नंबर, ठीक है, कि सरकार के निर्णय पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए। यह सबसे तार्किक समानता का तर्क है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की समान भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या है कि घ नंबर है, महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है। मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबा कर नहीं रखा जा सकता। यह लोकतांत्रिक न्याय और अमानवीय गरिमा पर आधारित है, क्योंकि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा हैं, ठीक है, 50% है, इसलिए उन्हें वोट देने से रोकना उन्हें असमान और अधीन मानता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि तर्क का और गा समानता में संगत क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है, जैसे अभी देखे हैं कि ख और घ है लेकिन क और गा समानता के साथ संगत नहीं है। क्या कारण है, तो माताओं के प्रति सम्मान पर आधारित है, समानता के अधिकार पर नहीं, ठीक है। और ग नंबर जो है तो परिवार में शांति बनाए रखने पर केंद्रित है, ना कि महिलाओं के स्वतंत्र नागरिक अधिकार पर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये पाठ हो जाता है, यानी कि ये आपका वीडियो कंप्लीट, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, ठीक है।